हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पार्ट नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। द सेकंड वन इज़ वर्नर्स थ्योरी, जिसमें हम जानेंगे प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इस चीज़ के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर डबल सॉल्ट्स एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड्स के बारे में कि व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स। तो देखिए, एडिशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कई स्टेबल कंपाउंड्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक फाइनली एक बड़ा कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर KCl MgCl2 एंड 6 यूनिट्स ऑफ वाटर कंबाइन, तो दे विल गिव KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये जो पर्टिकुलर स्पीसी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इट इज़ नोन एज कार्नेलाइट। एंड कार्नेलाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका नाम भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये होता है कार्नेलाइट, इसमें तीनों ही आपस में जुड़ गए। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, लेट अस टेक FeCN2, और ये कंबाइन करता है 4 यूनिट्स ऑफ KCN के साथ, जिससे बनता है, अगर इसको डायरेक्टली हम ऐड कर दें तो इट इज़ FeCN2 डॉट 4 KCN। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड, जिसमें कई स्टेबल कंपाउंड्स आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो सेकंड कंपाउंड बना, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम तो आप समझ रहे हो किस वजह से है, साइनाइड भी आप समझ रहे हो। फेरो क्यों बोला? क्योंकि जो आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे है वो क्या है, +2 है, यानी वो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस इट इज़ फेरोसाइनाइड। नाउ द क्वेश्चन इज, एडिशन कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो एडिशन कंपाउंड को बोला जाएगा कि भाई ये डबल सॉल्ट है, या बोला जाएगा कि ये जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन, इट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, ये जो पहला कंपाउंड है कार्नेलाइट है, इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, जब इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो ये कार्नेलाइट ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें इसके अंदर कौन कौन से आयन मिलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल बात है, ये हमको मिलता है। तो हमको मिलता है K+, Cl- Mg2+। ओके, यानी सॉल्यूशन के अंदर जब इसको डिसॉल्व किया गया तो कार्नेलाइट ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद K+ की, Cl- की, Mg2+ की प्रॉपर्टीज़ इसने शो की, यानी सॉल्यूशन में इसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी। इट लूज इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। लेकिन जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पानी में डिसॉल्व किया गया तो ऐसे केस में हमें दो तरह के आयंस मिले। एक तो इसमें मिला K+, उसके अलावा यहाँ पे क्या मिला, और एक मिला फेरोसाइनाइड आयन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग सिंपल आयंस में तो K+ तो बन गया, लेकिन ये जो FeCN6 4- है फेरोसाइनाइड, ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो ये जो एंटिटी है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती, इसको हम नाम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन। और ऐसे कंपाउंड जिनमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। So the compounds containing the complex ion are known as coordination compounds। जो FeCN6 4- है, ये यहाँ पे complex ion है। आइए अब हम जानते हैं वर्नर्स थ्योरी के बारे में। वर्नर्स थ्योरी जो है ये 1893 में आई थी, एंड इट वाज द फर्स्ट थ्योरी विच वाज एबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कैसे बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करने का पहला सबसे अच्छा मेथड वर्नर ने दिया था। तो इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो मेटल होता है उसकी दो तरह की वैलेंसी होती है। पहली जो वैलेंसी होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ वैलेंसी इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये क्या होती है, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो गाइज, लेट अस टेक दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड A। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया A, जिसमें कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल कैटायन है इस केस में वो क्या है, कोबाल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं X। अब ये जो NH3 है ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसका
कोई भी कंट्रीब्यूशन चार्जेस से रिलेटेड नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके ऊपर -1 यूनिट चार्ज होता है, एक क्लोरीन पे -1 यूनिट चार्ज होता है, तो 3 पे जो आएगा इट विल बी 3 × -1, और नेट चार्ज जो होता है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे दैट विल बी 0। हैंस x पे जो वैल्यू आई इट विल बी +3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का वो आ रहा है +3। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज़ एक्चुअली नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। सो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल केटैन, जनरली इट इज केटैन, तो +3। अब इस वैलेंसी को सेटिस्फाई किसने किया, इस वैलेंसी को न्यूट्रलाइज किसने किया? ये जो 3 क्लोरीन थे नेगेटिवली चार्ज, इनने इस वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। तो कभी कभी जो ये क्लोरीन है इनको बोल देते हैं कि भाई ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, जैसे यहाँ पे 3 प्राइमरी वैलेंसी बोल दिया क्लोरीन को। तो एक्चुअली क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, एक्चुअली क्लोरीन जो है वो इस प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो लेकिन ऐसे बोल देते हैं कि ये जो 3 क्लोरीन है ये इसकी वैलेंसी है। ओके, सो व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इज द पॉजिटिव चार्ज, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा मेटल पे उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और वो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होंगी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वो उसको सेटिस्फाई करेंगी। अब अगर हम सॉल्यूशन में बात करें, इसको अगर हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, तो ये जो स्फीयर है ये इंटैक्ट रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और यहाँ से ये ब्रेक डाउन होकर कितने Cl नेगेटिव आयन निकलेंगे? 3 Cl नेगेटिव आयन उसमें रिलीज होंगे। तो ये जो वैलेंसी होती है, ये जो Cl3 जो प्राइमरी वैलेंसी है, दे आर आयनाइजेबल। सो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोबाल्ट की वो है 6। अब ये 6 कैसे आई? तो देखिए कोबाल्ट जो है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, आप ध्यान से देखिए, ये जो NH3 है ये कितने यूनिट्स हैं NH3 के? 6 यूनिट्स हैं। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कोबाल्ट यहाँ पे है और ये जो NH3 है इसके 6 यूनिट्स इसको घेर के बैठे हुए हैं। NH3 के 6 यूनिट्स इसको सराउंड कर रहे हैं। अब ये जो 6 यूनिट्स हैं इन सभी यूनिट्स में नाइट्रोजन के पास क्या अवेलेबल है? लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे जो नाइट्रोजन हैं ये अपना लोन पेयर इसके साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, शेयर करते हैं। तो जितने लिगेंड इन ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इन स्पीसी को हम क्या बोलते हैं? दी स्पीसी आर नोन एज लिगेंड। दी स्पीसी आर नोन एज लिगेंड। तो ये जो स्पीसी इसमें जितने एटम्स यहाँ पे मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में 6 नाइट्रोजन एटम्स ने कोबाल्ट को क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया। तो इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी? 6 आएगी। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगेन आपको कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है और इसमें आपको इसकी प्राइमरी वैलेंसी बतानी है, उसके अलावा सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी बताने के लिए हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है मान लीजिए वो x है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके ऊपर चार्ज होता है -1, तो हम -1 को इसमें ऐड करेंगे। अमोनिया जो होता है इस पे नेट चार्ज 0 होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फिर ये जो Cl है 2 एटम्स, इस पे भी चार्ज क्या होगा? -1 होगा, तो हम इसको ट्वाइस करके करेंगे। और नेट चार्ज ओवरऑल क्या है? 0 है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इट इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? +3। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है कोबाल्ट की वो कितनी होगी? 3 होगी। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। तो देखिए इस कोबाल्ट को कितने जो लिगेंड्स हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो 5 तो यहाँ पे NH3 है और एक यहाँ पे क्लोरीन एटम है। तो 5 लिगेंड के एटम्स जो हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं। 5 यहाँ पे नाइट्रोजन के हैं और एक Cl का है। तो टोटल ऑफ 6 एटम्स आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द कोबाल्ट, हेंस द सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। तो जो पिछले केस में आंसर आया वही इस केस में भी आंसर आएगा। अब ये जो टॉपिक है इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें हम मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे A जो है इसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी। इट इज़ अ पुअर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इन सोल्यूशन। वाई इट इज़ अ पुअर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? बिकॉज इस पर चार्ज जो है वो नेट चार्ज कितना है? 0 है। तो जो नेट चार्जेस आएंगे उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी।
जैसे इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें K4 है, NiCN4 है, तो जो हर एक पोटेशियम एटम है उस पर +1 यूनिट चार्ज है, तो 4 पोटेशियम एटम पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, +4 यूनिट होगा। तो अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो इसमें आएगा +4 यूनिट चार्ज, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बचा, इस पर नेट चार्ज मस्ट बी -4, यानी 4 तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 इसमें नेगेटिव चार्ज हैं। ऐसे केस में नेट चार्ज, मतलब नेट चार्ज वैसे तो टोटल चार्ज तो 0 है, पर ओवरऑल चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस आएंगे उतनी ज़्यादा ही मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी एटम नहीं है, हैंस इस केस में इसका मोलर कंडक्टिविटी कम होगा। तो आपने देखा मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज नहीं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। जितने ज़्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आएंगे उतना ही क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया हुआ है कि एक सोल्यूशन है जिसका 100 ml हमने लिया है, 100 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोबाल्ट है, NH3 5 है और Cl3 है। इसमें आपको बता देता हूँ कि कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ 6, तो इसका कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली क्या होगा, आई होप आप उसको पहचान पाएंगे। अब AgNO3 एक्सेस इसमें डाला गया, AgNO3 एक्सेस इसमें डाला गया, तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl वुड बी ऑब्टेन्ड। इस प्रोसेस में कितने AgCl के यूनिट्स ऑब्टेन होंगे, कितने मोल्स ऑब्टेन होंगे। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल मोल्स अगर हमें इसमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो ये मोलैरिटी है इसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे दैट विल कम आउट टू बी 0.01 मोल्स। तो जो कंपाउंड है इसके 0.01 मोल्स हैं, क्योंकि 100 ml का मतलब है 1/10 लीटर्स। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो मोल्स आएंगे वो 0.01 आएंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने की वजह से यहाँ पे 5 यूनिट NH3 के होंगे, 1 यूनिट Cl का भी यहाँ पे होगा, तब जाके टोटल 6 यहाँ पे क्या होंगे, लिगेंड्स हो पाएंगे, और 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। जो आयंस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं उसको हम बोल देते हैं कि भाई ये आयनाइजेशन स्फीयर में है। ये कौन सा स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर, यानी यहाँ पे जो भी एंटिटी अवेलेबल है वो आयनाइज हो सकती है, और जो भी इसके अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो सुरक्षित है, उसको कोई नहीं छेड़ पाएगा। तो AgNO3 जब रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों Cl यहाँ से निकल जाएंगे, तो बेसिकली 2 यूनिट्स ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड। ये जो Ag+ है यहाँ से Cl से कंबाइन करेगा, तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ Cl आए, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो कितने होंगे, दैट विल बी 0.02, क्योंकि यहाँ पे एक जो यूनिट था उसमें 0.01 मोल थे, तो जब यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ AgCl बने तो उससे हमें कितने मोल मिलेंगे, 0.02 मोल्स। अगले क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स गिवन। इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो कितने आयंस हमें मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया। हाउ मेनी आयंस, टाइप्स नहीं पूछा, टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन। ओके, जैसे कि आपने देख लिया कि ये जो स्फीयर है, ये कॉम्प्लेक्स आयन को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो है ये आयनाइजेशन स्फीयर है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में 4 यूनिट हमें Cl नेगेटिव के मिलेंगे और एक हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, दैट विल बी Pt, प्लेटिनम होगा, NH3 होगा 6, और यहाँ पे होगा इसके ऊपर +4 यूनिट चार्ज। तो आपने देखा कि हमको टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, 5 मिले, 4 तो Cl माइनस और एक हमें कॉम्प्लेक्स आयन भी मिला है। टोटल नंबर ऑफ 5 आयंस आर देयर। सो गाइज, इन दिस वीडियो यू हैव सीन कि एडिशन कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट जो होते हैं इनको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज़ कर देते हैं, लेकिन अगर हम इन कंपाउंड्स को यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो आयंस तो बनते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स आयन इसमें होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता और अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता। ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
फिर हमने देखा वर्नर्स थ्योरी जो 1893 में आई थी। इस थ्योरी के हिसाब से इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से होती है। तो उन्होंने कहा कि मेटल जो होता है उसकी दो तरह की वैलेंसी वो एग्जिबिट करता है। वन इज़ प्राइमरी वैलेंसी विच इज़ इक्वल टू द oxidation number, and one is secondary valency which is equal to the number of atoms which donates electron to the metal atom। फिर हमने देखा मोलर कंडक्टिविटी का कंपैरिजन कैसे करते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ओके गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ डू शेयर इट, लाइक इट, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।